You all are welcome to Gyan Guru Computer Learning Channel. As you are aware that today's scenario is that the era of information technology. हम सभी आदमी जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस दौर में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी कंप्यूटर लर्निंग के लिए बहुत प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी मैकेनिज्म को जब हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें वो सब्जेक्ट बर्डन सा लगने लगता है और फिर हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो पढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो इस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए आपका जो चैनल है ज्ञान गुरु कंप्यूटर लर्निंग आपको 100% आपको मदद करेगा, आपको सहायता प्रदान करेगा। इसमें क्या होगा कि आपको हर चीज़ के मैकेनिज्म के बारे में बताया जाएगा और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और यह लेक्चर जो है कम्प्लीटली हिंदी में है, इसलिए आपको समझने में इफ़ यू आर डिजायर्स टू लर्न इंग्लिश देन आई एम ऑल्सो रेडी टू सर्व यू, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इसे समझना चाहते हैं, इस मैकेनिज्म को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे क्या कि यह जो आपका वीडियो है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, राइट। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग सी प्रोग्रामिंग के बारे में समझने वाले हैं। फिर बात आती है कि सर सी प्रोग्रामिंग क्यों? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देन व्हाई डू वी नीड टू लर्न सी? या डेफिनेटली यह बात होनी चाहिए कि हमें क्यों सी सीखना चाहिए। आजकल की जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो आपके मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताते, वो आपको प्रीबिल्ट बना बनाया फॉर्मेट आपको दे देंगे, आपको सिर्फ फंक्शंस एंड फार्मूले यूज़ कर लेने हैं, बस आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप उसके मैकेनिज्म को नहीं समझ पाते। तो सी को कहा गया है कि सी मदर लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हम लोग हर एक मैकेनिज्म को समझ पाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेशन को समझ पाते हैं, ओके, माइन्यूटली ईच एंड स्टेप को फॉलो कर पाते हैं। तो इसलिए सी सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ जो भी हाई लेवल लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं उनके लिए, उनसे पहले अगर आप सी सीख लेते हैं तो आपको वही सारी लैंग्वेजेस समझने में बहुत सरलता होती है, बहुत आसानी से आप उसको ग्रैस्प कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमने बताया था आपको क्या कि कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों में अंतर समझना है हम लोग। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सेकेंड वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरी बात क्या है हमारे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन हम लोग इसके बारे में डिफरेंशिएशन समझेंगे कि सर हम लोग के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं हो सकता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा है? व्हाट इज दिस? क्या इसमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा क्या कि सबसे पहली बात क्या है कि बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर, राइट, जो सीपीयू की प्रोसेसिंग कल्चर है, मैकेनिज्म है, वो है हमारा क्या, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं, और जो कि हमारा 0 और 1 होता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, क्योंकि सीपीयू डाटा को प्रोसेस किसमें करता है, 0 बिट्स के फॉर्म में करता है, और बिट्स का मतलब ही होता है बाइनरी डिजिट्स, ओके। बिट्स का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट्स, ओके। तो आप देखिए यहाँ से कि बाइनरी डिजिट्स हमारा क्या है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। पहले फर्स्ट जनरेशन की जब मैं बात करूँ कंप्यूटर लैंग्वेज के डेवलपमेंट की जब बात होती है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आप देखेंगे कि हमें वहाँ पे बिट्स के फॉर्म में ही वर्क करना पड़ता था। दैट वाज टू मच टीडियस, वो हम लोग के लिए बहुत ही कठिन कार्य था। अगर मैं किसी को कहूँ मिस्टर अभिषेक, मिस्टर आशुतोष, कैन यू राइट योर नेम यूजिंग बाइनरी नंबर, सो डेफिनेटली इट विल बी वेरी टीडियस टास्क फॉर बोथ गाइज, नो प्रॉब्लम। दोनों के लिए, हमारे लिए भी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर उसको समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, तो हमें उसमें कोई परेशानी नहीं होती। इसका मतलब क्या, बाइनरी नंबर कंप्यूटर लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, और इसका दूसरा नाम क्या है, मशीन लैंग्वेज, ओके।
मशीन लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज कह सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट जनरेशन की बात है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ए लैंग्वेज यूजिंग विच we write instruction to be executed by CPU। ओके, तो ये लैंग्वेज तो है, लेकिन इस लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इस लैंग्वेज का इसमें ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किसमें होना है, कंप्यूटर लैंग्वेज में होना है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, मतलब ये अगर एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता, अगर ये कंप्यूटर लैंग्वेज होता तो हमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप हिंदी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, तो आपको हिंदी के ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है। बट इन दैट सिचुएशन, सपोज if anyone speaks Telugu, Marathi, etc. other languages, in that situation we need its translation। उसकी आवश्यकता मुझे तब पड़ती है जब हम उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस हियर। व्हाट हैपेंस कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे जो भी हो, उसको ये सीपीयू प्रोसेसर समझता नहीं है। ठीक है, और जब समझता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और इस ट्रांसलेशन को करने के लिए हमारे पास 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, जिसका नाम है असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को अगर ये कंप्यूटर लैंग्वेज होता तो उस परिस्थिति में मुझे क्या होता, मुझे इसकी ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी हम लोग जानते हैं, तो हिंदी कोई भी व्यक्ति बोले, चाहे टूटी फूटी भाषा कहीं प्रयोग करे या फिर साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करे, हमें उसके समझने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब कोई तमिल, तेलुगु हम लोग उससे आकर बात करता है, उस वक्त हमें परेशानी होती है, हम समझ नहीं पाते। और जब नहीं समझ पाते हैं तो इन दैट सिचुएशन मुझे क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेशन करना पड़ता है। ठीक है, एग्जैक्टली समथिंग हैपेंस हियर। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नीड्स ट्रांसलेशन टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, करेक्ट। तो अब बात समझ में आ रही है कि कंप्यूटर लैंग्वेज अलग होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होता है। हम लोग को सीखना है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डेफिनेटली कंप्यूटर लैंग्वेज से हम लोग थोड़ा आगे की बात सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर। तो इसके 2 काइंड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला मैंने बताया था क्या कि लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। राइट? तो अब देखें हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है हमारा लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरा क्या है हमारा, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया कि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? तो मैंने बताया क्या कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है हमारा, इसको 2 पार्टों में कैटेगराइज किया गया है। पहले को हम लोग कहते हैं क्या, लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरे का नाम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है? फिर लो लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में किया गया है। पहला क्या बताया, मशीन लैंग्वेज, जो हमने आपको बताया था क्या कि कंप्यूटर लैंग्वेज भी है और मशीन लैंग्वेज भी है। गॉट इट? फिर दूसरा क्या है, असेंबली लैंग्वेज। और इसमें जब हम आते हैं हाई लेवल की बात जब करते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, एंड डे बाय डे इट इज डेवलपिंग। ओके, एंड नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कमिंग इन द मार्केट आल्सो। ठीक है, तो मैंने बताया कोबोल है, फोर्ट्रान है, बेसिक है,
सी है, सी प्लस प्लस है, विजुअल बेसिक है, जावा है, पाइथन है, सी शार्प है, पर्ल है, बीटा है, एक्सेट्रा। और भी लैंग्वेजेस आ सकते हैं मार्केट में, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बताया क्या कि लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, थोड़ा इसको समझने की आवश्यकता है कि लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, लो लेवल का मतलब होता है ए थिंग हैविंग लिस्ट फीचर, मतलब कोई भी चीज़ जो होती है उसमें मिनिमम जो फीचर होती है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कि लो लेवल की है। जैसे आपके पास अगर एक स्मार्टफोन होगा, ठीक है, और एक आपका जो ब्लैक एंड वाइट सेट होगा, दोनों में जैसे आपको अगर आपको देखना हो कि सर अगर आपको कहा जाए कि सर आप इस फोन को यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर आप इस फोन को यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली जो हमारे टीनेज के बच्चे होंगे वो डेफिनेटली कहेंगे सर हम आपका बड़ा वाला फ़ोन यूज़ करना चाहेंगे, छोटा वाला क्यों? क्यों? क्योंकि इसके पास कम फीचर है। ऐसा नहीं कि फ़ोन खराब है, फ़ोन फंक्शनल है, काम कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन मिनिमम फीचर होने के कारण हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, और ये मैक्सिमम फीचर होने के कारण इसको हम लोग लाइक करते हैं। तो लेवल का मेजरमेंट कैसे होता है? किसी भी चीज़ की क्वालिटी का मेजरमेंट जो होता है, प्रोडक्ट का जो मेजरमेंट होता है, क्वालिटी का जो असेसमेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेबिलिटी ऑफ द पर्सन भी होता है, क्वालिटी का मेजरमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर इसको यूज़ करने वाले फ़ोन, अगर इसको हम अपने सपोज अपने दादाजी को हम दे दें फ़ोन यूज़ करने के लिए, तो स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सूटेबल है, ये परफेक्ट है, उन्हें हैंडल करने में इसकी सुविधा होगी। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करेंगे, इस फोन को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, स्मार्टफोन को नहीं करेंगे। इसका मतलब स्मार्टफोन लेस क्वालिटी वाले हुए क्या? नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मशीन लैंग्वेज, करेक्ट। मशीन लैंग्वेज मैंने बताया कि 0 एंड 1 होता है। अब 0 1 में जो समस्याएं हमको आ रही थी प्रोग्राम कोड करने में, लिखने में, एग्जीक्यूट करने में, रन करने में, डिबग करने में, तो दैट वाज कंप्लीटली टीडियस टास्क फॉर द यूजर। तो बहुत मेहनत लगता था लोगों को काम करने में, और इसके कारण क्या हुआ कि इस लैंग्वेज को थोड़ा सा ऊपर उठकर जो मशीन लैंग्वेज में डायरेक्टली इसके एग्जीक्यूट करने के लिए कभी भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज है ना, तो मशीन लैंग्वेज में तो ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती ना। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम देखेंगे क्या, अब इसके जो डिफिकल्टी जिसमें फेस किया गया कि यूजर को प्रोग्राम लिखने में परेशानी हो रही है, यूजर को दिक्कत हो रही है, उसको जो प्रोग्राम लिख दिया है उसमें उसको डिबग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो टेक्निकल टर्म्स में आपको उसके बाद में सब्सिक्वेंटली मैं आपको इलेबरेट करता चलूंगा, डिबग मतलब क्या हुआ, कोडिंग क्या हुआ, ट्रांसलेशन क्या हुआ, कैसे होगा, हर चीज का एनालिसिस में करके दिखाऊंगा आपको। तो कहा गया कि असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि हम लोग अंग्रेजी के छोटे छोटे कोड्स इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, जैसे एडिशन करना हो तो उसके लिए हम लोग ऐड लिखते थे, सब्ट्रैक्शन के लिए सब लिखते थे, ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग मल्टी लिखते थे। इसी तरह से बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करने लगे, और इसी को क्या कहा गया, इसको न्यूमोनिक्स कहा गया। क्या कहते हैं इसको, हम न्यूमोनिक्स कहते हैं। क्लियर है? तो अंग्रेजी के छोटे छोटे टर्म्स, अब इसको समझ में तो आना जाए, ऐड मतलब ऐड करना है, एडिशन करना है, सब मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, मल्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होगा। ओके, आई मीन इनफैक्ट यू कैन से दैट कि जो प्रॉब्लम हमको मशीन लैंग्वेज में हो रही थी उसको डिस्कार्ड करने के लिए, खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करने लगे असेंबली लैंग्वेज। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि असेंबली लैंग्वेज तो कंप्यूटर के द्वारा नहीं समझी जाती भाषा। ठीक है, तो जब नहीं समझी जाती है इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि हमें फिर से इसको ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज को भी क्या करना पड़ता है, मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए जो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा असेंबली में और असेंबली मशीन में, उसके लिए जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है, उसका नाम क्या है, असेंबलर। ठीक है, देन इट इज अनदर ओवरहेड फॉर द सिस्टम आल्सो। ठीक है, मतलब कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना यूजर के लिए तो बेनिफिशियल हो गया, लेकिन ये क्या था, मशीन के लिए ओवरहेड हो गया। ओवरहेड मतलब कि डायरेक्टली ये इस लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को हम लोग मशीन पे रन नहीं करा सकते थे। ठीक है, जब नहीं करा सकते हैं तो इसे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेटर इसका कौन है, असेंबलर, इसको ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, देन इट विल वर्क देयर। ठीक है, तो ये है हमारी थोड़ी सी लो लेवल लैंग्वेज की कहानी।
अब हम लोग आते हैं हाई लेवल की बात करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं? जस्ट इट इज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्लीटली इट्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। एंड इफ यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज देन इट्स नॉट प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, अगर आप अंग्रेजी थोड़ी बहुत लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना भी आपके लिए सरल होगा, आसान होगा, सहज होगा, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। इसमें क्या है, कोबोल का मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है हमारा, वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो साइंटिफिक रिसर्च वर्क में काम करता था पहले, ठीक है, उसके लिए बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो 6 क्लास के लेवल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। C++, विजुअल बेसिक, जो अब बंद हो चुका है, अब इसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या, जावा है, पाइथन है, मोस्ट वाइब्रेंट लैंग्वेज इज पाइथन, ओके, दैट वी आर यूजिंग टुडे and many companies are using what Python language, C#, Perl, Beta, etc. So there are so many languages, okay, out of which we are about to learn C language. Got it? So this was brief history of C. But I didn't tell you, मैंने आपको कोई बताया नहीं कि सर डेवलप कहाँ हुआ था। सर इसमें हिस्टोरिकल बात है, डेवलपमेंट करने वालों की इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे आप चाहते हैं मैं बता देता हूँ। C लैंग्वेज का डेवलपमेंट AT&T बेल लैब आपका जो यूएसए का है, वहां पे इसका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? ये 1971 में हुआ था। और किसने किया था? डेनिस रिची, नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे इंटरनेट यूज करने वाले आप सभी यूजर हैं, क्लियर है? तो आप सभी आदमी क्या कर सकते हैं, इसको सर्च करके देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले डेनिस रिची ने 1971 में AT&T बेल लैबोरेटरी में सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी एंड मैकेनिज्म ऑफ सी, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, टेक केयर गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।